एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा है काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तीसरा ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। चौथा है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसमें कूट बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो केवल एक और दो सही हैं, ये दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? सीआर दास ने। स्वराज पार्टी के गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज दल की स्थापना, ये वही रिपीटेड सवाल है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। वही रिपीटेड सवाल है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन, वही रिपीटेड सवाल। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? ये सी राजगोपालाचारी नहीं थे। श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, ये सब लोग थे। अगला है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मोतीलाल और सीआर दास और केलकर थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताएं। लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग 1919, तिलक की मृत्यु 1920, स्वराज दल की स्थापना 1923। इसलिए इसका डेट याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ये हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सीआर दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। ये अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला है निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? ये मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल विट्ठल भाई पटेल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम स्पीकर। अगला प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए? विट्ठल भाई पटेल। वही रिपीटेड सवाल है, विट्ठल भाई पटेल। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। इसमें साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। इनमें से साइमन कमीशन कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल।
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यह है लॉर्ड इरविन। कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कूट बताना है। तो ये उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। ये सब सही हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसने प्रांत में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। केवल यही सही है कि प्रांत में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। केवल यही सही है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? लाला लाजपत राय को। कथन है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई? ये पूर्ण स्वतंत्रता की कोई नेहरू रिपोर्ट में मांग नहीं थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध है? तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। तो ये है मोतीलाल नेहरू द्वारा भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 के अधिवेशन में। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ? ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। इसमें देखें, पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? यह है हसरत मोहानी। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा और नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। तो ये 26 जनवरी इसी वजह से जो संविधान लागू करने का दिन भी इसी डेट को याद रखने के लिए घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस इसी ईयर में मनाया जाता है। 1927 से पहले 26 जनवरी कहा जाता 1947 से पहले 26 जनवरी क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष? 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? यह है 26 जनवरी 1930। निम्न में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? यह है जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929। ये 31 दिसंबर है 1929 और वो 26 जनवरी 1930 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? 29 का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, केवल इसीलिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था क्या? अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? नेहरू जी ने। अब अगला चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें पहला सवाल है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र 1929 के लाहौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ये कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है, ना कि अधिवेशन। ये 29 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और उसी के आधार पर फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। अगला है कि दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930 में। सविनय अवज्ञा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया कब? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा प्रारंभ की गई कहां से? साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये है दांडी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रांत में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ये है गुजरात। गुजरात के 32 लोग थे, महाराष्ट्र के 13 लोग थे, उत्तर प्रदेश के 8 लोग थे। ये केवल इतना याद रखें, सब याद करना मुश्किल है। निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ये हैं सभी, सरोजनी नायडू भी, राजकुमारी अमृत कौर भी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। ये 24 दिन में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 241 मील है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, वहां पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था। ये सारा डेट आपको याद रहना चाहिए, ये पूरा पॉइंट। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़कर। ऐतिहासिक दांडी मार्च के संबंध में नमक कानून को तोड़ने से है। दांडी यात्रा कितने दिन चली? यह है 24 दिन। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? साइमन कमीशन का आगमन। अब दांडी मार्च दांडी मार्च हुआ है 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो का प्रारंभ 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये सारे का डेट महत्वपूर्ण है, सारे का डेट याद रहना चाहिए, कई तरीके से पूछा जाता है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी के दांडी मार्च के लिए। अगला कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। कारण है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ये ए सही है, आर गलत है। टैक्स फ्री करना चाह रहे थे। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? कूट बताना है। तो ये मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। ये केवल 2 सही हैं। इनको भी यरवदा जेल में भेज दिया गया था। अगला है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये किसके कथन है? गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था।
यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर के विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये असत्य है। नमक कानून का उल्लंघन करके शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था। उस पर करारोपण किया गया था, उस करारोपण को ये करने के लिए। और ये दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। ठीक है, नमक बनाया नहीं था, केवल नमक उठाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो ये 15 मार्च को शुरू हुआ, ये असत्य है। यह पूर्ण पैदल है, साबरमती आश्रम से दांडी तक है। साबरमती आश्रम की समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, ये सब सही है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह है वेब मिलर। वेब मिलर गांधी के दांडी यात्रा के समय धरासना के विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों के मारकाट और विद्रोह देखे, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यही वो पत्रकार है जो ये सूचना वहां अमेरिका देते समय रोने लगा। वह विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। यह है वेब मिलर। पत्रकार को याद रखिएगा। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? सिराज गोपालाचारी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का ने आह्वान किया कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का इन्होंने आह्वान किया। अगला है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यही लाल कुर्ती सेना जो खुदाई खिदमतगार इनके हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड का सवाल है, वहीं पूछेगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? यह है मणिपुर। अगला है बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यह बिहार में पूछेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसके? रचनात्मक कार्य पर। हरिजन उत्थान के लिए अपना समय दिया और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये सब काम हुए थे उसके बाद। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यह है पटना। अगला प्रश्न अब है गांधी इरविन समझौते से जुड़ा हुआ प्रश्न। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ये कूट बताना है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कही गई। अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। इसमें देख लें क्या क्या है। गांधी इरविन समझौते में क्या क्या था ये देख लें, बार बार पूछा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई।
सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इस वजह से ये सारी चीजें उससे जुड़े हुए हैं, गांधी इरविन समझौते से, इतना याद रखें। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1921 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? ये है तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? ये है सरोजनी नायडू। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? यह है एलन कैंपबेल जॉनसन। महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन। अब है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसका पहला प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? यह है पटेल। ये काफी महत्वपूर्ण है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प प्रारूपित किया था? यह है पंडित नेहरू। एम.एन. रॉय सहयोगी की भूमिका निभाए थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 31 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? ये एस.पी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। अगला है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम रखकर सही कूट चुनना है। तो ये सीधे याद कर लें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। सब 31 के ही हैं, इसलिए डेट आपको याद रहना चाहिए। अगला है घटनाओं को क्रम से लगाना है, वही रिपीटेड सवाल है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंध में घटनाओं पर विचार करना है, वही फिर से रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस लगाना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 31, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 31, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 31, पूना समझौता 24 सितंबर 32। अब है गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये हैं मौलाना मोहम्मद अली। किस भारतीय नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मौलाना मोहम्मद अली। इनमें से केवल यही थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता को याद कर लें। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया, ये सभी लोग भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन एक सही नहीं है? यह इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये गलत है। केवल द्वितीय में भाग लिया था कांग्रेस ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? K.T. पॉल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 31 में, 30 में, 31 में तो द्वितीय हुआ था। अगला है कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये हैं महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अगला है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे, ये बाकी लोग थे। निम्न नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सरोजनी नायडू थे, मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किसमें उपस्थित थे? द्वितीय में। अगला है कथन कारण। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये गलत है। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ये सही है, कारण सही है, कथन गलत है। अगला है, कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? केवल द्वितीय में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? ये किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 31 से 1 दिसंबर 31 तक चला। 5 मार्च 31 को गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एसएस राजपुताना जलपोत से लंदन पहुंचे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस जहाज से गए? एसएस राजपुताना जहाज से। किस प्रथम बार भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? वही रिपीटेड सवाल है। दिसंबर 31 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। किस प्रश्न पर असफल रहा? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये अंबेडकर। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अंबेडकर। 31-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक में प्रायः तीनों सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्र में संपन्न हुई थी। ये उसी रूप में उल्लेख करना गलत होगा। आगे देखें, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सी गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ था? यह है तीसरा सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ये पहले और तीसरे में नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। दूसरा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये तीनों सही हैं। अब है सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ सवाल। पहला प्रश्न है कि किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? यह रैमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। कथन कारण पर विचार करिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। ये सही भी है और स्पष्टीकरण भी है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों के लिए नहीं की थी, एससी के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ये सब थे। मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी, बौद्धों के लिए नहीं थी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? यह कम्युनल अवार्ड के समय आमरण अनशन 1932 में यरवदा जेल में रहते हुए मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध शुरू किया था। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते में ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 32 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। अगला प्रश्न है कि 32 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक पंचायत में कितनी और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें? तो ये है, सांप्रदायिक पंचायत में 71 थी और पूना पैक्ट में 147 थी, यानी कि सीटें आरक्षित इतनी की गई थी सांप्रदायिक पंचायत में, लेकिन 71 के साथ उसमें पृथक निर्वाचक मंडल भी था, उसको गांधी जी ने समाप्त करवाया अंबेडकर के समझौते के साथ। और पूना पैक्ट जो अंबेडकर के साथ हुआ उसमें इस पे सहमति बनी थी कि 147 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, लेकिन
पृथक निर्वाचक मंडल नहीं रहेगा, इस बात का समझौता था। अगला है कि पूना पैक्ट संबंधित था किसे? दलित वर्ग से। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला है कि कथन और कारण पर विचार करें। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया और कारण है कि उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ था। पूना समझौता हस्ताक्षर किया था किसने? हस्ताक्षर गांधी जी के समर्थक और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी के समर्थक और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे इसमें। आगे, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? यह पूना समझौता। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? गांधी जी ने नहीं किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी ने शुरू किया हरिजन सेवक संघ। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष ये जीडी बिड़ला। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट ये कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बाबू जगजीवन राम द्वारा। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर ने की थी। वर्ष 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कि किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ये अंबेडकर ने कहा था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 वाली। उसके प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कथन है कि इसने ब्रिटिश इनमें से कोई सही नहीं है, इसलिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ये आचार्य नरेंद्र देव। 34 में स्थापना, संस्थापक नरेंद्र देव और JP। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1934 में अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, जिसमें योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि सब थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। इसका गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र इन सब ने किया था। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? ये हैं लोकनायक। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। ये है BPSC का सवाल। कथन पर विचार करें। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा कथन है कि इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ये दोनों सही हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में देखेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।